तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के 30 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि पेपर में बार बार पूछाते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए उन्हीं से हमने ढूंढ के लिए, और एक एक क्वेश्चन यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और ये एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका पूरी किताब के हैं ये, ठीक है, पूरी बुक से है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे फंसेंगे जरूर एग्जाम में, आप खुद देखना। ठीक है, इनसे एग्जाम में फंसेंगे जरूर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, और जो जैसे आपका जैसे क्वेश्चन वाले उनको तो देखते चलना, और जैसे न्यूमेरिकल है तो उनको सॉल्व भी करते चलना, आपको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है पहले ही चैप्टर का कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कह सकते हो। कह रहा है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या बताना है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। तो ये तो यार आपको एकदम याद कर लेना है। वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट होती है इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो आपको जब पढ़ाया था कूलाम का नियम, तो उस पर जो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, उसका मात्रक हमने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक हमने आपको बताया था 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जब एप्सिलॉन नॉट का निकालना पड़ेगा तो हम इसे क्या कर देंगे उल्टा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में 1 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो इसे उल्टा कर दे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में 1, और यहाँ पे मात्रक भी उल्टा हो जाएगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप यहीं से दोनों चीज़ें याद कर लो। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाए तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर आपको वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का पूछा गया था, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपसे कहा गया 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। सिंपल, आपका पास क्या है 24 ओम प्रतिरोध का एक तार है। ठीक है, इस तार का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है। ठीक है, अब इसे क्या करना है समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ना है, इस टाइप से भैया समबाहु त्रिभुज के रूप में हमें मोड़ना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता चलना चाहिए समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है। समबाहु त्रिभुज का ये मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज का ये मतलब होता है कि इसमें सभी भुजाएं सेम होती है। ठीक है, सभी भुजाएं सेम होती है। तो अगर 24 ओम है तो 3 हिस्से अगर लगेंगे तो बराबर बराबर लगेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान बाहु, अर्थात जिसकी भुजाएं समान हो। तो 24 ओम को 3 हिस्सों में बांटोगे तो 8 ओम इसको मिलेगा, 8 ओम इसको मिलेगा, 8 ओम इसको मिलेगा। ध्यान से समझ लो। आपसे कहा गया 24 ओम का एक तार है, प्रतिरोध तार। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो हमने आपको बताया क्या कि समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है। तो 24 ओम को अगर 3 भागों में बांटे तो 8 ओम 8 ओम 8 ओम, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों में प्रतिरोध भी समान होगा। ठीक है, तो तीनों को 8 ओम मिल गया। आप कह रहा है किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मान लो हम इनको नाम दे दे, जैसे ए दे दे, इसको दे दे बी और इसको दे दे सी। तो अब आपको इन दो किनारों के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, क्या आप ज्ञात कर पाओगे? हाँ कर पाओगे। कैसे? देखो, अगर हम पहले इस वाले प्रतिरोध ए बी पे जो लगा है और ए सी पे जो लगा है, इन दोनों प्रतिरोधों की बात करें तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों एक लाइन से जुड़े हुए हैं, अर्थात श्रेणीबद्ध हैं। तो ये किस प्रकार से जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र, ठीक है, बराबर R1 है 8 ओम प्लस R2 भी 8 ओम है, तो 8 प्लस 8 बराबर 16 ओम। ठीक है, तो ये किसके बीच निकला, इन दोनों प्रतिरोधों का। अब ये 16 ओम आ गया। अब 16 और 8 ओम क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों जोड़े तो श्रेणी क्रम में 16 ओम आया। अब 16 ओम और 8 ओम क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ से 16 ओम और 16 ओम ये वाला, ये जो 16 ओम आया और ये वाला 8 ओम समांतर में जोड़ देना, तो 1/R इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8। एलसीएम लो, 1/R इक्वल टू 16 एलसीएम आ जाएगा।
और यहाँ पे आएगा 1 + 8 दूना 16, 2 आ गया, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा 16/3 ओम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया 16/3 ओम, और विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 16/3 ओम। तो देखो एक बार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पूरा समझो। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और खुद सोचोगे एग्जाम में आ गया तो आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखो जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको पता चले। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था एक 24 ओम प्रतिरोध का तार है, तो ये तार 24 ओम का है। आप कहा गया तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, अर्थात 24 ओम के 3 बराबर हिस्से लगेंगे, 8 ओम 8 ओम 8 ओम। आप कहा गया किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध, तो हमने किसके बीच निकाला, बी और सी के बीच। किसके बीच निकाला, बी और सी के बीच। हमने ये जो प्रतिरोध निकाल के दिखाया आपको, ये बी और सी के बीच, क्योंकि बी और सी को आपने पकड़ लिया। इस 8 ओम और इस 8 ओम को श्रेणी में जोड़ा, 16 ओम आया। फिर इस 16 ओम और इस 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा, जिससे 16/3 ओम आपका क्या आया, तुल्य प्रतिरोध आया। ठीक है, बी और सी के बीच। ठीक है, तो ये था प्रभावी प्रतिरोध। कहा गया था किन्हीं दो किनारों के बीच, तो हमने दो किनारों के बीच निकाल दिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट, 16/3 ओम। ठीक है, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, तो ये भी एकदम आसानी से आप बता सकते हो। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको अगर पता है तो आप निकाल लोगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रदर्शित करते हैं ई से, और इसका सूत्र होता है E = F/Q, जहाँ F बल होता है और Q आवेश होता है। ठीक है, E = होता है F/Q, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F होता है बल, Q होता है आवेश। आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, E विद्युत क्षेत्र, F बल, Q आवेश। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, E का, ये वैद्युत क्षेत्र, इसी का मात्रक बताना। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। देखो ध्यान से समझो, E = F/Q, ये F है। ठीक है, F/Q, जहाँ F क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा इस वैद्युत क्षेत्र का, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है यार, क्वेश्चन एकदम सिंपल, क्योंकि कहा गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद करो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद तो आप निकाल लोगे। तो हमें फॉर्मूला याद था E = F/Q, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र, F बल और Q आवेश। तो E = F/Q, बल का मात्रक न्यूटन और Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। विद्युत फ्लक्स जिसे φE से प्रदर्शित करते हैं, इसका आपको मात्रक बताना है। विद्युत फ्लक्स φE का मात्रक बताइए। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, वोल्ट मीटर। ये आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ जान लो, जितने भी सूत्र होते हैं उनका फॉर्मूला और उनके मात्रक जरूर याद रखो। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो मात्रक कितना पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र का बताओ, विद्युत फ्लक्स का बताओ। तो φE को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र आपका E वेक्टर, P वेक्टर है आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला कौन सा आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टाउ इक्वल टू, टाउ को कहते हैं बल आघूर्ण, ये होता है टाउ, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर। ठीक है, और इससे आता है PE sin थीटा। ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो PE sin थीटा होता है टाउ इक्वल टू, टाउ है बल आघूर्ण। ये हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, कहा गया वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बताइए। तो टाउ इक्वल टू होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर को PE sin थीटा भी लिख सकते हो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ये वाला दूसरा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, आसानी से कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन आता है वैद्युत विभव का मात्रक बताइए। वैद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक बताओ। तो वैद्युत विभव के मात्रक के 4 ऑप्शन है, जूल प्रति कूलाम, जूल गुणे कूलाम, कूलाम प्रति जूल, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो देखो वैद्युत विभव का एक मात्रक तो वोल्ट होता है। एक मात्रक क्या होता है वैद्युत विभव का, वोल्ट होता है, ये तो आपको सिंपल पता है। दूसरा मात्रक एक होता है, देखो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V = वो होता है W/Q, जहाँ W कार्य होता है, Q होता है आवेश। ठीक है, V विभव है, विभव का सूत्र होता है W/Q, जहाँ W कार्य और Q आवेश होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आपका Q आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V का, V विभव है, विभव का मात्रक बताना है। तो V = W/Q, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि जूल बटा कूलाम अर्थात जूल प्रति कूलाम। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देख सकते हो इस टाइप से, अगर आपको केवल फॉर्मूला याद है तो आप किसी का भी मात्रक बता सकते हो। आपसे वैद्युत विभव का मात्रक पूछा गया तो आपने बता दिया जूल प्रति कूलाम। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट।
आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और यार तैयार जरूर करना एक एक को, ठीक है, हल्के में एक भी ना लेना, एग्जाम में फंसते हैं ये। आप देखो जो अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। क्वेश्चन कहता है एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन F समानुपाती 1/r, F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 1/r³, F समानुपाती 1/4। तो आपने बल का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ा है ना, कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q/r²। ये वाला फॉर्मूला किसने किससे पढ़ा है? ठीक है, सिंपल पढ़ा है ना आपने, F = 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ से जो F है बल और इस r² के बीच में देख सकते हो क्या संबंध है, F समानुपाती 1/r²। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक समानुपाती 1/r², क्योंकि F किस पर निर्भर करता है, r² पर, तो F समानुपाती हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, अगला वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि E = 0, जहाँ पर E क्या हो, 0 हो, तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V और दूरी r के बीच में क्या परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको अगर हम सिंपल बताएं तो आपका एक फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और एक विभव का होता है V = 1/4πε0 Q/r। ये होता है, देखो ये बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। हमने आपको दोनों डेरिवेशन करा रखे हैं, जिसको याद होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि विभव V = 1/4πε0 Q/r और ये Q/r²। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें r इसमें r²। ठीक है, तो इसे आप इस टाइप से लिख दो, देखो 1/4πε0 Q/r और बटे में r, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम। देखो यहाँ r का r से गुणा होगा, वैसे भी r² बन जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया 1/4πε0 Q/r बटे में r। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/4πε0 Q/r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v। तो यहाँ से v लिख देंगे और बटे में आ जाएगा r। तो E = फार्मूला क्या बना, v/r। E = बन गया v/r, E = बन गया v/r। अब यहाँ से देखें जब क्या हो, देखो और यहाँ से अगर v का मान निकाले, v का, तो क्या आ जाएगा E × r। ये आएगा कि नहीं, खुद से देखो ये आएगा कि नहीं, v = E × r। पहले क्या था, ये फॉर्मूला था। अब Q/r ये होता है, तो हमने v रख दिया तो v/r आ गया। अब यहाँ से अगर आपको क्या करें, v की वैल्यू निकाले तो v = आ जाएगा E × r। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है E = 0, जब E 0 कर दिया जाए तब v की दूरी r के साथ क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, जब E 0 कर दिया जाए, तो अगर v = E × r है, यहाँ E का मान 0 कर दे तो v का मान भी क्या आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। v का मान क्या आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। ठीक है, आप खुद देख सकते हो v = E × r है, जब E 0 रख दोगे तो E 0 का गुणा r से होगा, 0 आ जाएगा। अर्थात ये r पर निर्भर नहीं करेगा, r पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि v की वैल्यू 0 आ रही, r पर कोई निर्भरता नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा कि v r पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, v r पर निर्भर नहीं करेगा। कैसे निकाला, सबसे पहले फिर से देख लो, E = ये फॉर्मूला होता है, फिर v = होता है ये, तो हमने v का मान यहाँ पे रख दिया तो v/r हो गया। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ से v = E × r आ जाएगा। और कह रहा है क्वेश्चन की E की वैल्यू 0, तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में v की दूरी r के साथ क्या संबंध होगा। ठीक है, तो E जब 0 रखोगे तो v = भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 × r 0 हो जाएगा। अब जब 0 आ गया तो ये r पर कोई निर्भरता ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, v r पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रटा नहीं रहे, एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान बताओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको जरूर समझ लेना। ठीक है, कह रहा है दिए गए चित्र, ये आपको एक चित्र दिया गया है, किसी परिपथ के भाग में धारा I दर्शाई गई है। ये देखो धारा I दर्शाई गई है, इसी का आपको मान ज्ञात करना है, इस I धारा का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, इसको ना समझना। ठीक है, ये आपका देखो इधर साइड, ये आपकी इस दिशा में 4 एम्पियर की धारा जा रही है, इस दिशा पे 2 एम्पियर की धारा जा रही है। आप इधर देख रहे हो 1 एम्पियर निकल गया बाहर, इधर 1.3 एम्पियर निकल गया, इधर I एम्पियर निकल गया। आपको इस I का मान बताना है। कैसे बताओगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे बताओगे, देखो यहाँ से 4 एम्पियर आ रही, यहाँ से 2 एम्पियर आई, जब इधर से 4 आ रही, इधर से 2 आ रही, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 और 2 जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 एम्पियर।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इधर से 4 आई, इधर से 2 आई, 4 और 2 जुड़ के क्या हो जाएगी 6 एम्पियर। अब इधर 6 एम्पियर हो गई, ठीक है, समझ गए ना, 4 आई 2 आई मिलके 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर धारा जब आगे गई तो इधर 1 एम्पियर चली गई, तो देखो 6 में अगर 1 इधर चली गई तो अब यहाँ पे कितनी बची 5 एम्पियर। ध्यान से समझो क्वेश्चन, यहाँ पे से गई 6 एम्पियर, क्योंकि 4 आई 2 आई मिलके 6 आगे गई, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर इस रास्ते में कितना आया 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर में 1.3 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा 5 से 1.3 घटा दो, उतनी धारा इधर बचेगी। 1.3 क्या करो घटा दो, तो कितना आ जाएगा 3.7। तो इस आई का मान हो जाएगा 3.7 एम्पियर। आप बताओ किसको किसको क्वेश्चन समझ में आया, किसको नहीं आया। देखो फिर से समझो, देखो इधर से 4 एम्पियर धारा, इधर से 2, तो 4 और 2 जोड़ के इधर यहाँ पे कितनी हो गई 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर इधर से आ रही, 1 एम्पियर उधर चली गई, तो अब इधर कितना बचेगा 5 एम्पियर। 5 बचा, यहाँ पे अब 5 एम्पियर है। अब इधर 1.3 गई, इधर आई गई, तो 5 से अगर 1.3 चली जाए तो अब कितना बचेगा 5 से 1.3 घटा दो 3.7। तो इस आई की जगह कितना बचेगा 3.7, यही आई का मान हो जाएगा 3.7 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना था, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन है सब मस्त है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी यदि परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V का मान बताओ। V का मान बताओ, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे निकालना, देखो आपको विद्युत वाहक बल अर्थात E का मान दिया गया है यहाँ पे, तथा आंतरिक प्रतिरोध अर्थात स्मॉल r का मान दिया गया है। बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टता V ज्ञात करो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है V = E + IR, आपने पढ़ रखा होगा V = E + IR, ठीक है। ये V क्या है टर्मिनल वोल्टता, E विद्युत वाहक बल, I धारा, R आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर से V निकालना, तो E की वैल्यू है 5, तो 5 रखो प्लस I है कितना, I कहाँ है 0.4 इंटू प्रतिरोध 2 रख दो, यहाँ से गुणा कर लो 5 + 0.4 का 2 से गुणा कितना 0.8, तो 5 + 0.8 करोगे 5.8 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी 5.8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही, 5.8 वोल्ट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं था, एकदम आसान था। आपको करना क्या था, आपसे कह रहा था एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, मतलब E का मान आपको 5 वोल्ट दिया गया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान 2 ओम दिया गया है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी यदि परिपथ में धारा इतनी हो 0.4 एम्पियर, तो आपको टर्मिनल वोल्टता V का मान निकालना है। V = E + IR लगाओ, V का मान निकाल लो, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक बताओ, ठीक है, इसका मात्रक बताओ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, 2 मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है, याद कर लो यहीं पे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका एक मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपको मात्रक याद करने हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का। B के 2 मात्रक होते हैं, पहला मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों को याद कर लेना, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। आप देखो अगला क्वेश्चन है 1/में √μ0 ε0 का मात्रक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हल्के में न लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो, आएगा जरूर, ठीक है। तो 1/√μ0 ε0 का मात्रक बताओ। पहला ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, दूसरा ऑप्शन मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन फैरेड। तो इसका आपको मात्रक बताना है इसका, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखो, अगर एक चीज़ याद कर लेते हो तो आपको मात्रक एकदम आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है इतनी, 1/में √ आपका μ0 और ε0, ठीक है। 1/√μ0 ε0 ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती प्रकाश की चाल C के, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू याद रख लेनी है, जो आपका 1/√μ0 ε0 है, ये C प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल C के बराबर होता है। तो ये जब प्रकाश की चाल C के बराबर होता है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप मात्रक एकदम आसानी से बता सकते हो। क्या आपसे कह रहे हैं, केवल इसका मान आप याद रख लो, इसका जो बराबर होगा C के बराबर होगा, ये जो वैल्यू है C के बराबर होगी। C है प्रकाश की चाल, और प्रकाश
की चाल क्या होती, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किसको किसको याद है ये, ठीक है, ज़्यादातर सबको याद होगा कि प्रकाश की चाल सी क्या होती, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पहले कहा कि 1/√μ0 का मान याद रख लो, सी होता है, और सी का मान क्या होता है, 3 गुणे 10 की 8 मीटर पर सेकेंड। जब सी का मात्रक मीटर पर सेकेंड है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा ऑप्शन तुरंत टिक कर दो। देखो समझ में आया होगा आपको, इसकी वैल्यू बस ये याद रखो, ये सी के बराबर होता है, सी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि सी प्रकाश की चाल है, चाल का मात्रक ही मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और इसका पूरा मान 3 गुणे 10 की 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सी के इक्वल होता है और सी का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है μ0ε0 की पावर -1/2 का मान बताओ। ठीक है, ये जो -1/2 लिखा है ना, इसका यही मतलब है, ये 1/√μ0ε0 का हो या μ0ε0 की पावर -1/2 का हो, वैल्यू यही है, यही चीज़ है, ये लिखा है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने आपको ऐसा दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/√μ0ε0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, तो टेंशन न लेना, कंफ्यूज ना हो ना एग्जाम में, चाहे इस तरह दे चाहे इस तरह दे, एक ही बात है। ठीक है, अब आपसे कहा μ0ε0 की पावर -1/2 का मान बताओ, तो आपको यहाँ पे हमने मान बताया, इसका क्या, इसका मान होता है सी के इक्वल, और सी क्या है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पे क्या कहीं पर दी है वैल्यू 3 गुणे 10 की 8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे तो सब में सेंटीमीटर पर सेकंड है और किलोमीटर मीटर नहीं है। तो आप क्या करो, इस 3 गुणे 10 की 8 को सेंटीमीटर बदल दो। अगर देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर से जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 की पावर 2 और जुड़ जाएगा, तो 3 गुणे 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो किस में है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ है आसान, समझ में आया कि नहीं। इसकी वैल्यू सी के बराबर, सी का मात्रक, सी का मान है 3 गुणे 10 की 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 10 की पावर 2 का गुणा 3 गुणे 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा ऑप्शन सही। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 तक हुए, 30 क्वेश्चन देखना और सारे क्वेश्चन जहर एकदम। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जब कोई समान चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करे, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो इसका आंसर ये है, जब आपका समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तब इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के जब लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार इतना तो आपने सीखा कि जैसे ज़्यादातर तो मात्रक ही मात्रक पूछे जाते हैं सारे सूत्रों के, तो इसलिए आपको मात्रक तैयार करना बहुत जरूरी। ठीक है, इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे आपको ये भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और इनको तैयार करोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूरा फंसेंगे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन 16 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग वी वेक्टर से गतिमान आवेश क्यू के कण पर लगने वाले बल F का मान बताओ। क्वेश्चन फिर से समझो, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग वी वेक्टर से गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल बताओ। तो बल का फॉर्मूला आपको पता होगा, बल का फॉर्मूला होता है आपका Q वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये होता है बल का फॉर्मूला, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, Q कोश में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सूत्र इंपॉर्टेंट था। ये है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ठीक है, और वी वेक्टर से गतिमान आवेश Q के कण पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, या F बराबर Q कोश में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। ठीक है, नति कोण का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है V/H। ठीक है, आप जब चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक भी बराबर है और ऊर्ध्वाधर घटक भी बराबर है, तो ये V भी बराबर हो जाएगा H के, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का एक क्षैतिज घटक है, एक क्या है ऊर्ध्वाधर घटक, तो यहाँ से V H के
बराबर हो जाएगा तो आप H की जगह V लिख सकते हो और V की जगह H। अगर हम V की जगह H लिख दें तो H/H हो जाएगा, क्योंकि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब H से H कट गया तो क्या बचेगा 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1। जब tan थीटा 1 आएगा और tan थीटा 1 किसका मान होता है, tan 45 का, tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर से tan कट जाएगा और थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका 45 डिग्री वाला सही हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक जब बराबर है, अर्थात V की वैल्यू H के बराबर, तो आप H की जगह V लिख सकते हो और V की जगह H। जब दोनों वैल्यू बराबर तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और 1 बचेगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये 1 जो होता है tan 45 का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। आप देखो अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो वो कौन सा नियम है, ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप होता है, ऊर्जा के संरक्षण के अनुरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। पहला ऑप्शन लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा, एम्पियर के नियम के द्वारा। तो बताओ प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता किससे चलता है। तो जो प्रेरित वैद्युत धारा है उसकी दिशा का पता इसी लेंज के नियम से चलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, लेंज के नियम द्वारा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता किससे चलता है, लेंज के नियम द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, L/R की विमा होगी जहां L प्रेरकत्व है तथा R प्रतिरोध है। आपको L/R की विमा बतानी, जहां L क्या है, प्रेरकत्व है और R क्या, प्रतिरोध। तो आपको इसकी विमा याद कर लेनी। इसकी विमा होती है T, इसकी विमा क्या होती है, T। L/R की विमा होती है T, L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध और इसकी विमा होती है T। T का वाला समय। ठीक है, तो यहाँ पे T वाला ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है, देखो T वाला ऑप्शन ये वाला है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, M0 है, L0 है और T है। ठीक है, जब M0 है तो L0 है, तो इसकी तो वैल्यू वैसे भी कुछ नहीं है। M जब 0 तो इसका कोई मान नहीं, L0 तो कोई मान नहीं, केवल T ही तो है। T की पावर में जब कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ से M0 L0 तो इसकी वैल्यू 1 और T केवल बचा, तो इसकी विमा T होती। तो आपको याद कर लेना L/R, जहाँ L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है, इसकी विमा T होती और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, M0 L0 T। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अभी बचे 10, क्योंकि 30 कराने, 30 के 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेरकत्व का मात्रक है, जो प्रेरकत्व L होता है इसका मात्रक बताओ। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेरकत्व L का मात्रक क्या होता है, ओम सेकेंड। इसको ओम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओम ये इस टाइप से, ओम सेकेंड। ठीक है, ओम सेकेंड ऐसे लिखो या ओम सेकेंड ऐसे। तो प्रेरकत्व L का मात्रक क्या होता है, ओम सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो अगला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति बतानी आपको LC परिपथ की अनुनाद की स्थिति में। कैसी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति जब हो तब LC परिपथ की आवृत्ति बताओ। तो उसका सूत्र होता है 1/2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई और रूट में 1/LC। ठीक है, 1/2 पाई और रूट में 1/LC। ये वाला देखो सभी कंफ्यूजन वाले यहाँ पे 1/2 पाई और रूट LC ऐसे लिखा है, लेकिन क्या होगा, रूट 1/LC ऐसे होगा। और यहाँ पे देखो कंफ्यूजन 2 पाई और रूट में 1/LC। तो कंफ्यूज ना होना, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि आपका जो अनुनाद की स्थिति, जब LC परिपथ, जब अनुनाद की स्थिति होगी तो उसमें LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी। तो उसका सूत्र होगा 1/2 पाई और रूट में 1/LC। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कह रहा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन अनुदैर्ध्य, तीसरा ऑप्शन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती, इनकी प्रकृति जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, आपको याद रखना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें। मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी किरण है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है।
ठीक है। तो आपकी जो बीटा कीड़े हैं ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। गामा कीड़े में भी आपकी क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और रक्त कीड़े, एक्स कीड़े, ये तीनों कीड़े आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन जो बीटा कीड़े हैं भैया ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा ऑप्शन नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, तीसरा ऑप्शन त्वरित आवेश द्वारा, चौथा ऑप्शन आवेशहीन कण द्वारा। तो क्वेश्चन में है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती, तो वो है केवल त्वरित आवेश। त्वरित आवेश ही विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो त्वरित आवेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती तो क्या परिवर्तित नहीं होता। जब कोई तरंग जैसे वेव कोई मान लो है वो किसी माध्यम में प्रवेश करे तो उनमें से क्या चीज है, इन चारों में से क्या चीज है जो परिवर्तित नहीं होता, सेम रहता है। पहला ऑप्शन तरंगों की आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन तरंग दैर्घ्य, तीसरा ऑप्शन तरंग के वेग का और चौथा ऑप्शन तरंगों के आयाम का। तो इन चारों में से क्या ऐसा है जब तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका परिवर्तन नहीं होता, तो वो है आपका तरंगों का आयाम। ठीक है, अगर आपकी कोई वेव है मान लो वो किसी कहाँ पे आपका किसी माध्यम में प्रवेश करे तो आपका तरंग का आयाम जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता, अर्थात बदलता नहीं है। ये तीनों चीजें बदल जाती है लेकिन तरंग का आयाम कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होती है। ठीक है, आपको ई वेक्टर और बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो जो संचरण की दिशा होगी वो होगी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो 27 वाले का ये चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गए। आप चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताओ। तो इसका सूत्र अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपका सूत्र होता है ई नॉट बटे में बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ई नॉट बटे में बी नॉट इक्वल टू सी, जहां ई नॉट है विद्युत क्षेत्र का आयाम, बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और सी क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, सिंपल आपको इसी सूत्र को लगाना है, ई नॉट बटे में बी नॉट इक्वल टू सी को, और आसानी से चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकाल देना। क्योंकि आपको वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट दिया गया, मतलब ई नॉट की वैल्यू 5 है और बी नॉट की वैल्यू निकालनी है, और सी का मान तो अभी आपको बताया था प्रकाश की चाल का कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ से बी नॉट का मान निकालो तो बी नॉट ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे में 3 × 10⁸। ठीक है, 5 बटे में 3 × 10⁸। अब तो इसे सॉल्व कर लोगे, बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, 3 का भाग दो 5 में, 3 × 1 = 3, फिर कितना बचेगा 2, तो 3 × 6 = 18, 2 और यहाँ पे 1.67 और ये 10⁸ ऊपर जाएगा 10⁻−8। तो कौन सा ऑप्शन सही बताओ, 1.67 × 10⁻8 टेस्ला, ये मात्रा सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है दूसरा। क्योंकि चुंबकीय तरंग कहा गया था कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम अर्थात ई नॉट की वैल्यू दी गई है, आपसे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट बताओ। तो ई नॉट बटे में बी नॉट इक्वल टू सी, जहाँ सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी नॉट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के मध्य में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होगा। वेग कितना होगा बताओ, अभी इतनी देर से आपको ये वाला सूत्र मिल रहा है। वेग कितना होता है, 1/√μ एप्सिलॉन नॉट, और वेग कह रहा है वेग किसके बराबर होता है, सी के। तो सी का मान आपसे पूछ रहा है, सी किसके बराबर होता है, इसके। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के मध्य में मतलब के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होगा। वेग होता है सी, सी होता है ना प्रकाश का वेग, तो इसी का वेग आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो वेग किसके बराबर होता है, 1/√μ एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि अभी आपको बताया था। तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा दूसरा, 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है बताओ, कौन सी ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। पहला
पहला ऑप्शन पराबैंगनी तरंगे, दूसरा ऑप्शन गामा तरंगे और तीसरा ऑप्शन दृश्य आपका कौन सी तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे और चौथा ऑप्शन है रेडियो तरंगे। अब इन चारों तरंगों में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी तरंग है, ठीक है, कौन सी ऐसी तरंग है जिसका आपकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। क्या सबसे अधिक होगी, आवृत्ति सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो इसमें जो गामा तरंगे हैं इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है, गामा रेज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, गामा रेज की, ठीक है, गामा रेज। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। तो ये थे भैया 30 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन लिए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो भाई एक एक क्वेश्चन को यार तैयार जरूर करना, अगर आप तैयार कर लेते हो तो हमारी भी मेहनत पूरी सफल हो जाएगी, ठीक है। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर